हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का जो 18 तारीख का मैथ के साइंस का जो एग्ज़ाम है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। वो ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग देख करके जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता था। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पर हमें रुकने के लिए कहता है तो रेड लाइट लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? रेड लाइट लगा रहता है। क्यों रेड लाइट लगा रहता है? तो इसलिए लगा रहता है रेड लाइट क्योंकि रेड लाइट जो होता है ना दूर तक दिखाई देता है, इसलिए सिग्नल के रूप में रेड लाइट का यूज किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के जो है ना लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का क्या होता है? सबसे कम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 और 4 आप लोगों के सामने में आ गया है क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो हम आप लोगों को हम बता दें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल दर्पण का यूज होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल का यूज होता है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में जो है ना निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए 4 नंबर सवाल का रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हम आप लोगों को बता दें कि कुंडली का जो प्रतिरोध होता है आप लोगों को मालूम होगा कि ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है। IR तो यहाँ से यदि R को निकाला जाए तो R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। तो यही मेरा फॉर्मूला सही हो गया V/I। तो मेरा जो है बी नंबर R बराबर V/I, मेरा बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ओम के नियम से रिलेटेड है ये। तो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाए हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए 5 नंबर सवाल कर रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को बता दें कि वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तीनों दर्पण में बनता है, इसलिए मेरा जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। देखिए डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो होती है ना 1 मीटर में होता है। मीटर में लाने के लिए यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो हम लेंस की क्षमता बराबर एफ लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला आता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। यदि ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको मीटर में लाने के लिए 100 से गुना करके तब कैलकुलेशन किया जाता है इसको। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल आप लोगों के सामने में आ गया। फिर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन आ गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी लेंस के, देखिए इस लेंस के बारे में बात कर रहा है। इस लेंस के बारे में, तो इस लेंस का क्या नाम है? इस लेंस का जो नाम है उत्तल लेंस नाम है। इस लेंस का क्या नाम है? उत्तल लेंस नाम है। और इस तरह एक लेंस होता है ऐसे, एक लेंस आप लोगों को बता दे कि डमरू जैसा होता है, इस तरह होता है। तो ये जो होता है ना ये होता है अवतल लेंस और ये होता है उत्तल लेंस।
तो आप लोगों को याद रखना है कि ये उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। धातु में जो धारा जो प्रभावित होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रभावित होता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रभावित होता है। किस करंट फ्लो होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रभावित होता है। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है ना, धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर। इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 11 नंबर सवाल कर रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होते हैं? तो बैटरी से हमेशा डिस्ट धारा का प्रभावित होता है। क्या? कौन सा धारा? डिस्ट धारा प्रभावित होती है बैटरी से हमेशा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं आज का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एक क्वेश्चन जरूर आप लोग देख करके जरूर जाइएगा, जो आप लोगों के एग्जाम में फायदा करेगा। देखिए 12 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा के बारे में बोल रहा है। तो जैव मात्रा देखिए, लकड़ी जैव है, गोबर जैव है और कोयला जैव है, और नाभिकीय ऊर्जा जो होना था यह जैव है। तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 13 नंबर सवाल कर रहा है, इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है? सबसे पहले हमको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझना है। तो नवीकरणीय माने नया नया आना होता है। क्या होता है? नया नया आना, नया नया आना, बार बार नया नया आना। तो नया नया क्या आएगा? कोयला तो समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा हमारे पास सौर ऊर्जा का भंडार है। इसीलिए मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कभी समाप्त होने वाला चीज नहीं है। चलिए 13 नंबर सवाल देख लिया। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 14 नंबर सवाल आप लोगों के सामने आ गया। कह रहा है, निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक का बात किया जाएगा तो H2 है। H2 को अवकारक कहते हैं। अवकारक का बात यदि किया जाएगा तो H2 अवकारक है। 15 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा अक्षारक विलयन का मान होता है? अक्षारक पीएच का अक्षारक कहेगा ना तो 13। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा अक्षारक? देखिए अम्ल का तो हम जानते हैं 7 से कम होता है, उदासीन रहेगा उसका 7 रहेगा, लेकिन अक्षार की बात किया जाए तो करवा जो लगता है वो 7 प्लस मेरा 13 होगा। तो यही मेरा ऑप्शन सही हो गया। 7 से आप लोगों को और एक बात बता दे कि 7 से जो कम होता है, 7 से जो कम होता है, मान के चले इधर 7 लिखा हुआ है, इधर वाला जो होगा ये होगा अम्ल, इधर वाला जो होगा ये होगा क्षार। तो ये अम्ल जो होता है ना खट्टा होता है, और अक्षार जो होता है कड़वा होता है। आप लोगों को बता दें, आज जो 7 होता है जैसे पानी, तो पानी उदासीन होता है। मूत्र का होता है 6.6, तो इस साइड में आ गया मूत्र, अम्लीय हो गया, और अक्षारीय हो गया, जैसे पीएच मान 13 अक्षारीय हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? तो 14 बना लिए हैं, 16 सवाल देख लीजिए। 16 सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो हम जहाँ तक चेक कर पा रहे हैं तो Na2CO3 10H2O, मेरा बी नंबर जो फार्मूला है ये सही है। धोवन सोडा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? धोवन सोडा का फार्मूला है। धोवन सोडा का फार्मूला आता है Na2CO3 10H2O। आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे लिखा देखे होंगे आप लोग, Na2CO3 10H2O। यहाँ पानी के 10 परमाणु होते हैं। देखिए अगला सवाल देख रहे हैं। 15 ये सब देख चुके हैं। 18 नंबर सवाल देखिए आप लोगों के सामने है। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल कह रहा है कि शुष्क
बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल हम लोगों के सामने में है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल कह रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकलता है कहाँ से। तो लाइकेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, लाइकेन से। तो इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 19 नंबर सवाल कर रहा है। 19 और 18 19 आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड कर। तो 18 को तो हम मार दिए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मारे थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 19 नंबर सवाल करा है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है। 7 जिसका होता है उदासीन होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और पानी का भी 7 होता है और सोडियम क्लोराइड का भी 7 होता है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद होता है। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद होता है। तो जिंक से यदि अभिक्रिया करेगा तो Na2ZnO प्लस H2 प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या था। नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है, सूत्र होता है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। चलिए अगले 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल करा है ब्रोमीन धातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन जो होता है ना गैस द्रव अवस्था में होता है। किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। और पारा जो होता है, पारा जो होता है ना ठोस अवस्था में होता है। किस में होता है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में होता है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल है पीतल क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं कि पीतल होता है मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। इसलिए होता है टीन का लेप, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। जो 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही तो देखिए आँख से हमको संवेदनशील होता है, कान से होता है, नाक से होता है, लेकिन दिमाग से नहीं होता। दिमाग से हम थिंकिंग करते हैं, सोचने का काम करते हैं। चलिए 26 नंबर सवाल कर रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और समांतर क्रम में जो होता है 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 होता है
तो ये श्रेणी क्रम में हुआ और ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख करके जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा इसका डिमांड होता है। एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल है, समजात अंगों का उत्पाद क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होता है समजात अंग होते हैं। समजात देखने में एक समान होते हैं। इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का होता है C12H12O11 होता है। और यदि पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का क्या होता है तो C6H12O6 होता है। ये होता है ग्लूकोज का, ये होता है चीनी का C12H12O11। तो दोनों याद रखना है आप लोगों को। चलिए 28 नंबर सवाल देख रहे हैं। 28 नंबर सवाल कर रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। सो पूछ रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 के 3 आबंध होते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? CO2 है, कार्बन, जैसे पौधा अपना भोजन बनाता है तो उसको CO2 तो चाहिए ही चाहिए, सौर प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी अपना भोजन बनाता है स्वपोषी। अब देखिए 30 नंबर सवाल कर रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम लोग सब जानते हैं कि हीलियम जो होता है एक अक्रिय गैस होता है, जिसको 18वां ग्रुप में रखा गया और हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए देख रहे हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल कह रहा है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है। कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में, कवक कह रहा है तो कवक जो होता है ना मृत जीवी होते हैं। क्या होता है? मृत जीवी होते हैं कवक। 35 नंबर आज का लास्ट सवाल है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आयोडीन का कमी होता है तो घेघा रोग होता है। कौन सा होता है? घेघा रोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ग्वाइटर भी उसी को बोलता है, गलसाट, इसमें से सभी रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से सभी रोग हो जाएगा। सब एक ही रोग का नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।